हेलो एवरीवन। हम पिछले चैप्टर 7 देखे थे फ्रॉग। अब हम चैप्टर 8 देखेंगे क्लास 11 की, दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर को शुरू से करने से पहले जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो एकदम पुराने ओल्ड एनसीईआरटी के जैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो एज इट इज़ जैसे पुरानी एनसीईआरटी में था सेम ऐसे ही एज इट इज़ न्यू एनसीईआरटी में भी है, कोई चेंजेस नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। एंड हम अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज इट inanimate thing does not have which a living thing has। तो जब हम देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग में हैं और नॉन लिविंग में, इनएमिनेट नॉन लिविंग में नहीं है, क्या इनमें दोनों में डिफरेंस देखने को मिला। इस तो बेसिक तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक अच्छा पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल्स इन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, उनके लाइफ का जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेल। सेल बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल्स होते हैं। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स एंड कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका पूरा मतलब उनकी पूरी बॉडी ही सिर्फ सिंगल सेल की बनी होती है, तो उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक्स आते हैं या प्रोटिस्टा भी इंक्लूडेड हैं। लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। Now we will see what is the cells. Unicellular organisms are capable of independent in existence and performing the essential function of life। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा को हम ले लेते हैं, तो अमीबा का एक सेल ही उसकी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस है उसका वही एक सेल है जो पूरी फंक्शन कर रहा है उसकी लाइफ का। तो वही एक सेल है जो उसकी पूरी लाइफ को रेगुलेट कर रहा है और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। एनीथिंग लेस दैन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग्स। कोई सेल है, सेल से भी कोई चीज़ है जो उससे भी छोटी है या उससे भी कम है, मतलब सेल ही ऐसी है जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस आता है। अगर सेल से भी छोटी या सेल से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, विदाउट सेल नथिंग इज टेल टू इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, तो सेल होगा तभी हम कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर सेल से कोई भी सेल से कम हो, लेस देन सेल से भी कम कोई स्ट्रक्चर की चीज़ें हो तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सेल एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे लिखा है सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल ही एक ऐसा फंडामेंटल या बेसिक यूनिट है जो फंक्शनली स्ट्रक्चरली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है। लेकिन अगर सेल से भी कोई छोटा है तो कोई स्ट्रक्चर छोटा है तो उसे हम ये नहीं कहेंगे कि दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंटन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लिव सेल्स। तो पहली बार मतलब जो लिविंग सेल्स थी, पहली बार इसको एंटन वॉन लीवेनहुक ने एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंटन वॉन लीवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल्स को देखा है। जो नॉन लिविंग सेल थे कॉर्क पे देखा था, वो रॉबर्ट ने देखा था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, और रॉबर्ट ब्राउन ने
न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इन्वेंशन, तो ये दोनों साइंटिस्ट के नाम इस चैप्टर में काफ़ी साइंटिस्ट मिलेंगे, सबने क्या क्या इन्वेंशन किया है, क्या क्या डिस्कवर किया है उसको याद रखना, कौन से सन में किया है ये भी याद रखना। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल्स। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने से क्या इसके फ़ायदे हुए, इसके फ़ायदे कि हम जिस सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको माइक्रोस्कोप लेवल पे देख सकते हैं। तो सेल पे कुछ थियरियाँ आई, तो उसको देखते हैं जो साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा सेल के बारे में। तो इन 1838 में मैथियास सिल्डेन एक जर्मन बोटैनिस्ट थे, याद रखना मैथियास सिल्डेन एक जर्मन बोटैनिस्ट थे, पूछा हुआ है, मैथ्स दी कॉलम में आता है। एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। तो उसने क्या कहा, किसी प्लांट में, वो बोटैनिस्ट था तो प्लांट पे ऑब्जर्व करेगा, उन्होंने जितने भी प्लांट है उस पर ऑब्जर्व किया और कहा कि कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। तो प्लांट में भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं और ये सेल्स एग्रीगेट होके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम एक दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडर स्वान, उन्होंने 1839 में, तो थियोडर स्वान 1839 जस्ट एक साल के बाद एक ब्रिटिश, वो ब्रिटिश के थे, वो भी जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एनिमल सेल पे काम किया और बोला कि सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या कहा कि सेल होता है ना, उसके पास सबसे उसकी आउटर लेयर होती है वो थिन मेम्ब्रेन की बनी होती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also concluded that based on his studies on the plant studies that presence of cell wall is a unique characteristic of the plant cells। तो उन्होंने प्लांट पे भी वर्क किया, वहाँ पे देखा कि जो प्लांट है, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। अगर प्लांट के सेल पे वॉल प्रेजेंट है तो वो कैरेक्टरिस्टिक होगी प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में ही क्या होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों भी चीज़ें बोली थी थियोडर स्वान ने, जो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान proposed the hypothesis that bodies of animal and plant are composed of cells and product of cells। तो इस बेसिस पे स्वान ने बोला, एक हाइपोथेसिस दी जिसमें बताया कि जो प्लांट है या एनिमल है, इनकी जो बॉडी है वो कंपोज होती है सेल एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने हुआ है कोई भी एनिमल एंड प्लांट, ये इन्होंने हाइपोथेसिस दिया। सिल्डेन एंड स्वान, इन दोनों की थियरी को फॉर्मुलेट किया गया, इसको मॉडिफाइड करके एक थियरी गई जिसे सेल थियरी कहते हैं। इस डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो सिल्डेन और स्वान ने एक साथ जो थियरी दी उसको सेल थियरी बोलते हैं, लेकिन इस थियरी में एक चीज़ डिफाइन नहीं हुआ कि पहला जो सेल्स था वो कहाँ से बना, हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्चो 1855 में, उन्होंने बताया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो रुडोल्फ वर्चो ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला बताया। उन्होंने बस बोला क्या कि जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल की डिवीजन से बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल है वो डिवाइड होके नया सेल बना देता है, तो इसे बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसको रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। He modified the hypothesis of Silden and Swan to give the cell theory a final shape। तो उन्होंने जो सिल्डन और स्वान ने जो दिया था सेल थियरी, उसमें मॉडिफिकेशन करके उन्होंने सेल थियरी में मॉडिफिकेशन किया और क्या बोला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, सेल से या उसके सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। और जो सेल्स होती हैं वो अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो सेल्स हैं वहाँ से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है बाय द डिवीज़न।
तो ये दोनों पॉइंट बोला था मॉडिफाइड सेल थियरी जब हुआ, मॉडिफिकेशन उसको रुडोल्फ विर्चो ने किया, और उन्होंने ये 2 पॉइंट बोले कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने होते हैं, और जो सेल्स हैं उसमें डिवीज़न होके न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। अब हम सेल का बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द एक्चुअली सेल्स। तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन ओनियन पील्स एंड और ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप आ गया तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम जो ओनियन है, जो प्याज का छिलका है, और ह्यूमन की जो चिक्स हैं, चिक के सेल्स हैं, तो वहाँ से उनको हम ऑब्जर्व किए माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि जो ओनियन सेल्स है एक टिपिकल प्लांट सेल्स है, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगा एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे आउटर साइड होगा सेल वॉल, उसके जस्ट अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन। ओके, समझ में आ रहा है? सेल का सबसे आउटर पार्ट दैट इज सेल वॉल, उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। Cells of the human chick have outer cell membrane as a delimiting structure of the cell। लेकिन जो चिक है, जो ह्यूमन का सेल देखेंगे, ह्यूमन सेल में देखेंगे या कोई भी एनिमल सेल्स में देखेंगे तो हमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ सेल आउटर जो लेयर होगा उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके अलावा यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट है प्लांट में, लेकिन हमारा जो होगा वो सीधा सिर्फ आउटर लेयर होगा, वो सेल मेम्ब्रेन होगा। या inside the each cell it contains a membrane bound structure called nucleus। एवरी सेल के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो हर सेल में प्रेजेंट होता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन This nucleus contain chromosomes which in turn contain genetic material that is DNA। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। ओके, DNA एंड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है, उनमें जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड होती है मेम्ब्रेन से। ठीक है, मेम्ब्रेन से जो सराउंडेड होती है, और ये सिर्फ यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। जो प्रोकैरियोटिक में होता है उनमें न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन अब्सेंट होते हैं। वेयर द लैक द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक में जो होता है लैक है मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cells। तो जो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक सेल, दोनों में के जो साइटोप्लाज्मा होते हैं, साइटोप्लाज्मा में वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा देखो, प्रोटोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा डिफरेंस है। जो प्रोटोप्लाज्म में से अगर सेल ऑर्गेनेल निकाल दिए तो साइटोप्लाज्म बचता है। साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, याद रखना। वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। तो इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन देखने को मिलता है जिसकी वजह से कोई भी जिससे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग स्टेट में एग्जिस्ट करे। ओके, बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल दैट लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। तो न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे भी स्ट्रक्चर होंगे जो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, मेम्ब्रेन होंगे उस स्ट्रक्चर पे, उसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स उनको कहते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है
ये है ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स है, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स है, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सब सेल ऑर्गेनेल है। ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अलावा ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो प्रोकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हमने देखा सेल ऑर्गेनेल, वो सब अब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो नॉन राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो अगर हम देखें, हमने देखा राइबोसोम्स भी जो होता है वो क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स है। ये भी क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन इसमें ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इसमें मेम्ब्रेन अब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within two organelles, that is chloroplast and mitochondria, and on rough endoplasmic reticulum. तो सेल के अंदर राइबोसोम्स फाउंड नॉट ओनली तो राइबोसोम्स जो होता है वो सिर्फ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट तो होता ही है, साथ में वो दो सेल ऑर्गेनेल पे भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। तो ये सेल ऑर्गेनेल इस सेल ऑर्गेनेल पे प्रेजेंट होता है, दूसरा सेल ऑर्गेनेल दैट इज राइबोसोम। तो राइबोसोम्स देखो, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो राइबोसोम्स है ये साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होता ही है, साथ में ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, दो ऑर्गेनेल दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ये सेल ऑर्गेनेल पे प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टैंड। हाँ, तो एक चीज़ याद रखना, जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वो होते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंटली लिख के रख लो। एक तो हमने पढ़ा राइबोसोम्स, दूसरा होगा न्यूक्लियोलस, और सेंट्रियोल्स जो होते हैं उसमें भी अब्सेंट होते हैं, ठीक है। इन लोग पे मेम्ब्रेन अब्सेंट होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, लिख के रख लेना, सेंट्रियोल, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम से वही सेंट्रियोल, तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल बोलो, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में, आगे हम पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इसको ही हम सेंट्रियोल भी कहते हैं। तो वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, सेंट्रियोल प्लांट में नहीं मिलता। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सब में एक ही टाइप के सेल होंगे ये ज़रूरी नहीं, सब में अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे। जैसे माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स माना गया है, जिसकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर है इन लेंथ। तो माइकोप्लाज्मा को सबसे स्मॉलेस्ट सेल माना गया है और जिसका लेंथ होता है 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया की साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर एंड लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो जो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग होते हैं तो उसका जो एग होता है सबसे लार्जेस्ट होता है, उसकी साइज सबसे लार्जेस्ट होती है। अमॉन्ग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स,
ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है उनका जो रेड ब्लड सेल्स, जैसे ह्यूमन में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व्स होता है, नर्व सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होता है ह्यूमन में। क्या किसी का भी जो नर्व सेल्स होता है सबसे लॉन्गेस्ट सेल माना गया है। सबसे लार्जेस्ट बोलेगा तो ऑस्ट्रिच, अगर लॉन्गेस्ट बोला तो नर्व सेल्स। सेल्स आल्सो वराई ग्रेटली इन शेप। तो सेल्स की जो शेप हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलती है। जैसे डिस्क शेप के होते हैं, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इरेगुलर भी होते हैं। शेप ऑफ द सेल में वराई विथ फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो शेप है सेल का वो वराई होता है या चेंजेस होता है विद द व्हाट दे आर फंक्शन, व्हाट दे आर डूइंग फंक्शन। नाउ अभी हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, तो हम देख लेते हैं पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा, पीपी येलो, दैट इज प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉलर होते हैं साइज में और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का डिवीजन में टाइम लगता है, बट इनके सेल के डिवीजन में बहुत कम टाइम लगता है और इसके लिए वो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। दे में वराई ग्रेटली इन शेप एंड साइज। इनकी शेप और साइज में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर। तो बैक्टीरिया की जो शेप हैं जैसे बैसिलस रॉड लाइक, कॉकस स्पेरिकल लाइक, वाइब्रियो कॉमा शेप के होते हैं, स्पिरिलम स्पाइरल शेप के होते हैं। तो ये चीज़ें हमने बैक्टीरिया की जो ये शेप है ये हमने सेकेंड चैप्टर में भी देख चुका है। Organization of prokaryotic cells is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit wide variety of shape and function। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल है जो एकदम प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो वाइड वैरायटी के उसमें शेप और फंक्शन देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के शेप देखने को मिलता है और उनके फंक्शन भी काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल वॉल हैविंग द, जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं अगर उनके पास सेल वॉल है, सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन प्लाज्मा। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक्स हैं उनमें क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, वो भी उसमें एक्सेप्ट प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा ऐसा है ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल अब्सेंट है, बाकी सब में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल्स इज द साइटोप्लाज्म। तो जो फ्लूइड मैट्रिक्स है या सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, तो वो उसको ही हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। जो सेल के अंदर फ्लूइड जैसे स्ट्रक्चर फ्लूइड होती है दैट इज साइटोप्लाज्मा। इस साइटोप्लाज्मा में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक है तो इनमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल इनका जो होता है वो नेकेड होता है। तो जो डीएनए या आरएनए जो भी हैं वो नेकेड होंगे, वो डेवलप नहीं होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है क्योंकि ये वेल डेवलप्ड नहीं है। इसके अलावा जीनोटिक डीएनए जो जीनोमिक इसका जो डीएनए है, जीनोमिक डीएनए दैट इज सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। और मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक आरएनए। तो जीनोमिक आरएनए उसे बोलते हैं जो पूरे फंक्शन को कंट्रोल करता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और जो सर्कुलर डीएनए है उसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में उनमें दैट इज बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के साथ साथ एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एशेरिचिया कोलाई आगे हम 12 के चैप्टर में देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, उसका यूज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर रहे थे इस डीएनए का यूज करके, ठीक है। तो जीनोमिक डीएनए के साथ साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जैसे बैक्टीरिया में। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। तो इस जो डीएनए है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर द सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू
सच बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिक डीएनए से क्या हुआ, फिनोटिपिक कैरेक्टर चेंजेस देखने को मिलती है बैक्टीरिया में। ये यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ये वन सच कैरेक्टर, यह सच के ये जो कैरेक्टर फिनोटिपिक कैरेक्टर है, जैसे रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में ये पूरा पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जैसे अगर कोई बैक्टीरिया अगर वो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसके पास प्लाज्मिड डीएनए की वजह से ऐसा होता है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है एंटीबायोटिक से। इन हायर क्लासेस यू लर्न द प्लाज्मिड डीएनए यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। तो इस प्लाज्मिड डीएनए का यूज करके हम लोग बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे विथ फॉरेन डीएनए के थ्रू फॉरेन डीएनए का इंसर्शन करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट में न्यूक्लियस वेल डेवलप होते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं और ऊपर से उसमें जो सेल है प्रेजेंट है, या उसमें क्रोमोसोम सेल वॉल नहीं एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें जीनोमिक डीएनए होता ही है, साथ में उसके अलावा उनके पास प्लाज्मिड डीएनए भी होता है, जिसको क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होते। नो ऑर्गेन लाइक वन इन यूकैरियोटिक्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट राइबोसोम। तो राइबोसोम्स के अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गेन नहीं है जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है तो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, राइबोसोम ही ऐसा है जो यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक में। बाकी कोई भी यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, तो ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोटिक्स में नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन राइबोसोम्स है जो प्रोकैरियोटिक्स में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक में भी। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। तो प्रोकैरियोटिक के पास कुछ इंक्लूजन, कुछ एक्सटेंशन देखने को मिलता है। अ स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम्स। तो मीसोसोम्स जो बनता है, मीसोसोम्स क्या होता है, मीसोसोम्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक में या ये प्रोकैरियोटिक में ही देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं और डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। तो मीसोसोम्स किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। ठीक है, मीसोसोम किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन पार्ट होता है मीसोसोम्स, और ये मीसोसोम हेल्प करता है रेस्पिरेशन में और डीएनए रेप्लिकेशन में, और ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक में ही देखने को मिलता है। इसमें ये इसेंशियल इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन की जब फोल्डिंग होती है तो उससे ही बनता है मीसोसोम्स। ओके, अब हम आते हैं सेल का जो इन्वेलप है, जो उसकी कवरिंग है वो देखेंगे। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली बैक्टीरिया सेल, जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होते हैं। उनके सेल का जो इन्वेलप है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। सेल इन्वेलप के पास टाइटली बाउंड 3 लेयर होते हैं। इसके पास ये सेल इन्वेलप जो होते हैं बैक्टीरिया के, उसके पास 3 लेयर होते हैं। सबसे आउटर लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद उसके अंदर होगा सेल वॉल, फिर उसके अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। although each layer of envelope perform the distinct function, और जो तीनों लेयर हैं तीनों अलग अलग फंक्शन करते हैं, और तीनों एक साथ मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। तीनों मिलके एक यूनिट बनाते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्लासीफाइड इंटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर सेल इन्वेलप। तो बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइडेड की, मतलब डिफरेंस किया गया है उसके बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सेल वॉल। उनके सेल इन्वेलप हैं उनमें डिफरेंस देखने को मिला, इस हिसाब से वो उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर टू डेवलप बाय द ग्राम। तो जो स्टेनिंग है, स्टेनिंग के प्रोसीजर के थ्रू हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो कुछ ऐसी होंगी जो
ग्राम पॉजिटिव होंगे और कुछ ऐसी होंगी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगी। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो क्या करेंगी, स्टेन को ले लेंगी, अपटेक कर लेंगी, और ग्राम नेगेटिव है जो स्टेन या कलर पोर्शन को वो ऑब्जर्व या नहीं लेंगी। ठीक है, डू नॉट इंटेक नहीं लेंगी, इंटेक नहीं करेंगी स्टेन को, उसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट भी हम मूव करते हैं आगे। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। तो जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन या उसकी थिकनेस जो मोटाई है वो डिफरेंट बैक्टीरिया की डिफरेंट देखने को मिलती है। इट कुड बी शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर। यह लूज शीट की तरह भी हो सकता है जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं, और इट में भी थिक एंड टफ भी हो सकता है, उसको कैप्सूल कहते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स में की जो थिकनेस है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट बैक्टीरिया में। अगर वो लूज शीट की तरह होंगे तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, अगर वो टफ होंगी और थिक लेयर होंगी तो उसे कैप्सूल बोलेंगे। सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम द बर्स्टिंग और कोलेप्सिंग। तो सेल वॉल की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल को क्या मिलता है, शेप मिलता है, और इसके अलावा शेप के अलावा वो क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। तो बैक्टीरिया बस्ट ना हो या कोलैप्स ना हो उसको रोकने के लिए ही इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल वॉल, एंड स्ट्रक्चर जो सेल का शेप है उसको शेप प्रोवाइड करता है। ये दोनों काम करता है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट विथ आउटर साइड वर्ल्ड। तो सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, फर्स्ट थिंग तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो वो कुछ सेलेक्टिव हुई चीज़ों को का एक्सचेंज करेगा, ठीक है, अंदर आने देगा या बाहर जाने देगा, और ये इंटरेक्शन इसका होता है आउटसाइड दी वर्ल्ड, मतलब जो बाहर है, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके इन्वायरमेंट से ये इंटरेक्शन करता है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चरल टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है वो ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एकदम यूकैरियोटिक के जो मेम्ब्रेन है उसके ही जैसा सिमिलर है, मतलब उसी के जैसा है। तो प्रोकैरियोटिक क्या या यूकैरियोटिक का हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो सिमिलर होगी। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज मेसोसोम्स विच फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन पार्ट ही होता है मेसोसोम्स, और मेसोसोम्स और इसके अलावा क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेले। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक्सटेंड होके वेसाइकल का फॉर्मेशन करते हैं, ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और लेमेले का भी फॉर्मेशन करते हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये सब जितने भी एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे, और डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया तो वो जो डीएनए डबल हुआ है वो सेल में जो डॉटर सेल है उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इक्वली। दे आर हेल्प इन रेस्पिरेशन, मेसोसोम्स रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, सेक्रीशन भी कराएगा, एंड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो मोटा मोटा कह रहे हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है उसे मेसोसोम्स, वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स, लेमेले का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब क्या करती हैं, ये सब रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी, डीएनए रेप्लिकेशन में करेंगी, और उनका डीएनए रेप्लिकेट हो गए तो उनको डॉटर सेल्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देंगी, और सेक्रीशन करेंगी, एंजाइमिक कंटेंट का अब्जॉर्प्शन और भी करेंगी। क्यों, जिससे जो ये जो ट्यूब्यूल्स, लेमेले और मेसोसोम्स हैं इसकी वजह से सेल का जो सरफेस एरिया है या प्लाज्मा का सरफेस एरिया ये इंक्रीज हो जाता है। कुछ प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स व्हिच कंटेन फिलामेंट्स।
तो जैसे साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक्स होता है, जिसको बीजीए भी कहते हैं। तो इसमें जो मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, वो एक्सटेंशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर कर देता है एक्सटेंशन, उसे कहते हैं क्रोमैटोफोर। और उसके पास पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं उस क्रोमैटोफोर पर, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो बैक्टीरिया का सेल्स है वो मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। अगर मोटाइल है तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। अगर वो मोटाइल है उनके पास फ्लैजेला होगा। और एक फ्लैजेला जो होता है वो कैसे बना होता है, वो एक्सटेंशन होता है सेल वॉल का एक्सटेंशन पार्ट होता है। बैक्टीरिया सो रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। तो बैक्टीरिया में जो नंबर एंड अरेंजमेंट फ्लैजेला के देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक भी हो सकते हैं, दो भी फ्लैजेला देखने को मिल सकते हैं, और उनका काफ़ी अरेंजमेंट होता है। बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज कम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है फिलामेंट, हुक, दूसरा पार्ट हुक, फिर बेसल बॉडी। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिलामेंट जो होता है उसका वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ द टू आउटसाइड। तो ये जो फिलामेंट होता है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और ये सेल के सरफेस से आउटसाइड ये एक्सटेंशन इसका देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्लैजेला के अलावा बैक्टीरिया पे पिल्लाई और फेम्ब्रिये भी देखने को मिलता है उसके सरफेस पे। बैक्टीरिया बट डज नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। तो जैसे फ्लैजेला है मोटिलिटी में हेल्प करता है, लेकिन पिल्लाई एंड फेम्ब्रिये भी जो प्रेजेंट होता है इस बैक्टीरिया पे, ये मोटिलिटी में हेल्प तो नहीं करते। लेकिन ये देखो पिल्लाई जो होता है, ये पिल्लाई जो होता है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोटीन का बना होता है। फेम्ब्रिये जो है ये ब्रिस्टल लाइक, मतलब काफ़ी हार्ड होते हैं। तो ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल के आउटसाइड ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फेम्ब्रिये कैसे होते हैं, ब्रिस्टल लाइक, एकदम जैसे चूड़ी की तरह हार्ड होती है ना, वो ऐसा होते हैं, और वो सेल के आउटसाइड देखने को उनकी मिलता है। और पिल्लाई जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखना। कुछ बैक्टीरिया होते हैं दे नोन टू हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, उनमें क्या करते हैं, ये अटैचमेंट का काम करते हैं रॉक पर, जैसे रॉक पे एंड जो होस्ट में अगर बैक्टीरिया है तो वहाँ पे भी अटैचमेंट का काम करते हैं ये फेम्ब्रिये, ठीक है। फेम्ब्रिये अटैचमेंट का काम करते हैं होस्ट में और रॉक पे। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोकैरियोटिक्स में देखेंगे। तो इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। तो राइबोसोम्स कहाँ पे देखने को मिलता है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। दे आर ये 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक इनकी साइज़ देखने को मिलती है। और जो राइबोसोम्स होते हैं उसके 2 सब यूनिट है। देखो जो राइबोसोम्स है वो 70 यस माने सिडबर्ग यूनिट। तो 70 यस के राइबोसोम देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में 80 यस के देखने को मिलते हैं। तो 70 ये जो यस है वो डिवाइडेड होता है दो सब यूनिट में, दैट इज़ 50 यस एंड 30 यस। ये राइबोसोम्स इस तरह से इसके 2 यूनिट में देखने को मिलते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये चीज़ें हम देखेंगे 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। तो जब बहुत सारे राइबोसोम्स एमआरएनए, जब राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, एक एमआरएनए है, उस पर बहुत सारे राइबोसोम्स जब अटैच हो जाए उसको पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं। इन द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। जब पॉलीसोम्स बन जाएंगे तो क्या होगा, तो उससे क्या करेंगे, वो एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देंगे। पॉलीसोम्स एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं।
inclusion bodies. Several reserve material in prokaryotic cells are stored in cytoplasm in the form of inclusion body. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में के साइटोप्लाज्म में कुछ मटेरियल का रिजर्वेशन होता है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी. दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम. तो ये इंक्लूजन बॉडी जो होती है इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होते हैं. और इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोर के फॉर्म में रहते हैं. इसे ही इंक्लूजन बॉडी कहते हैं. इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं. ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स. ये सब क्या है? ये सब इंक्लूजन बॉडी है. इन सब में मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है. ओके. जो गैस वैक्यूल होता है वो ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होते हैं. तो गैस वैक्यूल जो होते हैं वो बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होते हैं. वो भी ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में या पर्पल बैक्टीरिया में या ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं गैस वैक्यूल. नेक्स्ट हम जाते हैं. अब हम यूकैरियोटिक सेल्स देखते हैं. ठीक है. प्रोकैरियोटिक में हमने देखा इनमें क्या क्या प्रेजेंट है. इनमें हमने देखा सेल प्रेजेंट है. उसमें सेल ऑर्गन में सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो वेल डेवलप नहीं है. फिर इसके बाद इनमें जो इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट है, मिसोसोम्स प्रेजेंट है. तो इस तरह से सारी चीज़ें देखने को मिली. इनमें राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो दोनों में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में. नाउ वी विल गो टू यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स काफ़ी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है. अब हम इसको देखते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंजाई. तो प्रोकैरियोटिक सी मोनेरा वाली किंगडम थे. बाकी सारे किंगडम जैसे प्रोटिस्टा किंगडम हुआ, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई किंगडम, ये सब यूकैरियोटिक्स में आते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स के पास होता है ये एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. तो इसमें कंपार्टमेंट देखने को मिलता है. क्या बोला? यूकैरियोटिक सेल में हमें कंपार्टमेंट देखने को मिलता है. किस कंपार्टमेंट? जैसे घर के अंदर घर देखने को मिला है, इसको बोलो. जैसे घर के अंदर एक पूरा बड़ा घर है तो उसके अंदर कई सारे रूम देखने को मिलते हैं. तो वैसे ही समझो साइटोप्लाज्म में एक घर है और उसके अंदर कई सारे कंपार्टमेंट दिखने को मिले. वो जो कंपार्टमेंट थे वो हैं ऑर्गेनेल्स. वो ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड्स, ये सारी चीज़ें हैं. ये सब कंपार्टमेंटलाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं साइटोप्लाज्म में. यूकैरियोटिक सेल पजेज ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है और उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप होता है. इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर. यूकैरियोटिक में इस न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल इसके अलावा इनके पास लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है. जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे इनका जो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए है वो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये आइडेंटिकल नहीं होते. जैसे प्लांट में अलग होते हैं और एनिमल में अलग होते हैं. कैसे? जैसे प्लास्टिड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. वैसे वैक्यूल्स हुए. वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट में काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं. एनिमल में ये काफ़ी वेस्टिजियल मतलब बहुत स्मॉल होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं हम देखते हैं. प्लांट एनिमल आर डिफरेंट इन फॉर्म ऑफ पजेस सेल वॉल. तो पहली बात तो प्लांट और एनिमल में डिफरेंस देखने को मिला कि इनमें जो प्लांट होता है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते. पहला डिफरेंस. दूसरा प्लास्टिड है जो प्लांट में देखने को मिलता है लेकिन एनिमल में देखने को नहीं मिलता. और प्लांट में वैक्यूल जो होते हैं काफ़ी लार्ज होती हैं. ठीक है, वो काफ़ी लार्ज होती हैं. विच इज़ एब्सेंट इन
एनिमल सेल में वैक्यूल बोला एब्सेंट होती हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो बहुत स्मॉल साइज की प्रेजेंट होती हैं। ऑन अदर हैंड एनिमल हैव सेंट्रियोल्स। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें भी मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो ये प्लांट में नहीं होता, ये एनिमल में ही प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट इन ऑल प्लांट सेल्स। ओके, देखो ये प्लांट सेल्स हैं, ये प्लांट सेल देख रहे हो, वैक्यूल इसका कितना बड़ा है। और यहाँ पे देखो सेल वॉल देखने को मिल रहा है। इस मेरे पेन ही काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट में। और ये है एनिमल सेल्स। एनिमल में सेल्स में देखो सब सारे प्रेजेंट है, देखो राइबोसोम्स है, और देखो सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट है, जबकि उसमें नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन, तो सबसे आउटर जो सेल है, सेल का जो आउटर लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। तो 1915 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, उसके बाद ही हम सेल स्ट्रक्चर सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको हम उसकी स्टडी कर सके। मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इनेबल्ड the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। तो केमिकल की स्टडी, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की केमिकल की स्टडी की उन्होंने, केमिकली उसकी स्टडी की। और उन्होंने क्या किया, जो ह्यूमन का रेड ब्लड सेल्स है, साइंटिस्ट ने उसके स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया उसकी, क्योंकि उन्होंने इसी पर वर्क किया ना। साइंटिस्ट किस पे वर्क किए, ह्यूमन के रेड ब्लड सेल पे वर्क किया, और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने पॉसिबल जितनी भी स्टडी की वो बताया। दिस स्टडी शोज दैट सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो उन लोग ने क्या देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास लिपिड, वो उसमें दो चीज़ें हैं, एक लिपिड दूसरा प्रोटीन्स होती है। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट अरेंज इन बाइलेयर। तो जो लिपिड्स हैं वो फास्फोलिपिड हैं जो बाइलेयर में, बाइलेयर मतलब दो लेयर में, एक इधर दूसरा इधर, ऐसे इस तरह से वो दो लेयर्स में प्रेजेंट है। ओके, also lipid are arranged within the membrane with the polar head toward the outer side and hydrophobic tail toward the inner part। तो जो लिपिड, ये लिपिड जो होता है वो बाइलेयर में होता है। ठीक है, तो लिपिड का जो बाइलेयर है वो अरेंज हो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज्ड है, जिसमें उसका हेड जो है, हेड पोलार है, वो आउटर साइड है, और जो टेल है वो टुवर्ड द इनसाइड ऑफ द इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड होगा उसका टेल, और जो उसका पोलार पार्ट है दैट इज हेड, वो आउटर साइड होगा। जैसे देखो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ, तो इस तरह से क्या होगा, जो हेड है ये आउटर साइड होगा और जो टेल होगा इनसाइड, वैसे ही, और ये बाई लेयर में प्रेजेंट है। तो इस तरह से इसका जो हेड होगा वो आउटर साइड होगा, जो पोलार है, और जो टेल है ये इनर साइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। दिस इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल, तो जो टेल है वो नॉन पोलर है, ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वेस इन्वायरमेंट। तो जो उसका टेल है वो नॉन पोलर है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट का बना होता है, जो किसका पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट के सैचुरेटेड पार्ट होता है। अब वो एक्वेस जो बाहरी इन्वायरमेंट है उससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो वो टेल पे प्रेजेंट होते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसकी वजह से इनका प्रोटेक्शन हो जाता है इन एक्सटर्नल एक्वेस इन्वायरमेंट से। इन एडिशन टू हाइड्रोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा जो फास्फोलिपिड हमने देखा, लिपिड जो होता है फास्फोलिपिड के फॉर्म में बनते हैं, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। लेटर
Biochemical investigation clearly revealed that all cell membrane also possess protein and carbohydrate। इसके बाद हमने इसकी सेल मेम्ब्रेन की बायोकेमिकल की और ज़्यादा स्टडी की और हमने देखा कि लिपिड और प्रोटीन के अलावा इनके पास कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वराइज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। तो अलग अलग सेल में जो प्रोटीन एंड लिपिड का रेशियो है वो डिफरेंट देखने को मिला सब सेल मेम्ब्रेन का। इन ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग है उनमें मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% लिपिड। तो ह्यूमन के सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई थी, तो उस दैट इज आरबीसी, जिसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, उसमें देखने को मिला जो प्रोटीन है वो 52% है, जो लिपिड है वो 40% है। तो इससे पता चलता है कि प्रोटीन है वो ज़्यादा है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज अ इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। तो जो मेम्ब्रेन पे प्रोटीन प्रेजेंट है, ओके, तो उसके एक्सट्रैक्शन कितनी इजीली उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर दिए मेम्ब्रेन का दो पार्ट में, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होगा ना वो सरफेस पे ही प्रेजेंट होगा, से वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे ही प्रेजेंट होगा, जो कि इंटीग्रल पार्ट है प्रोटीन जो है, जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो धसा हुआ रहेगा, वो पार्शियल टोटली ब्यूरिड इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर ब्यूरिड होगा, अंदर धसा होगा, जिसको आसानी से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और जो पेरिफेरल पार्ट पे जो प्रोटीन होगा उसको इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन दो टाइप के हैं, जो ब्यूरिड है दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन, और जो पेरिफेरल पार्ट पे है पेरिफेरल प्रोटीन। तो देखो हम दो तरह से प्रोटीन देख सकते हैं यहाँ पे। पेरिफेरल प्रोटीन दो देखो सरफेस पे प्रेजेंट है, और इंटीग्रल प्रोटीन जो एकदम ब्यूरिड है इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा देखो जो फॉस्फोलिपिड है बाइलेयर, देखो बाइलेयर, ये जो टेल है ये इनसाइड है, और जो एक्सटर्नल पार्ट है दैट इज हेड, ये जो टेल है हाइड्रोफोबिक हो गया, ये हाइड्रोफिलिक होगा। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। और ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मोज़ेइक मॉडल है। तो ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने दिया है ये आगे हम अभी देखेंगे। Improved model or structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। ठीक है, इसमें इन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर बताया। अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी fluid nature of lipid enable the lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane as measured as its fluidity। लिपिड जो है उसका क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से, फ्लूइड नेचर की वजह से क्या होता है, प्रोटीन है वो उसका मूवमेंट देखने को मिलता है बाइलेयर में। जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसके पास बाइलेयर प्रेजेंट होते हैं, फास्फोलिपिड लिपिड एंड प्रोटीन का। तो ये जो बाइलेयर है तो ये इस लिपिड की वजह से प्रोटीन का मूवमेंट देखने को मिलता है इस बाइलेयर्स में। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एंड इज फ्लूइडिटी, इसकी वजह से इसकी फ्लूइडिटी मेजर कर सकते हैं। ओके, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस एंड सेक्रेशन, इंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो जो फ्लूइडिटी नेचर है या फ्लूइड नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसकी वजह से कुछ फंक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे इस फ्लूइड नेचर की वजह से क्या होता है, सेल का ग्रोथ देखने को मिलता है, इंटरसेलुलर जंक्शन देखने को मिलता है सेल में, अगर फ्लूइड है तो उसमें सिक्रीशन होगा, इंडोसाइटोसिस होगा, और सेल का डिवीज़न भी देखने को मिलेगा। One of the most important function of plasma membrane is transport the molecule across it।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स का जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा, या तो इसके जो आउटसाइड है वो इसकी वो इनसाइड आएगा सेल के, या तो जो इसकी इनसाइड से आउटसाइड जाएगा molecule. Many molecule can move by briefly across the membrane without any requirement of energy. This is called passive transport. तो मोस्ट ऑफ जो होते हैं इसमें मॉलिक्यूल कैसे वो ट्रांसफ़र होते हैं, पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। तो न्यूट्रल सल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल दिया ना, जब भी कहीं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोले या प्रेशर ग्रेडियंट बोल दे, तो मतलब हाई टू लो। तो हाई टू लो है का डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। तो इनमें डिफरेंस है, तो हाई से लो मूवमेंट करेगा ये मॉलिक्यूल या सल्यूट मूव करेंगे। तो ऐसा किस में देखने को मिला, न्यूट्रल सल्यूट में। जब सल्यूट या उनमें पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्जेस नहीं है, वो चार्ज आयनिक नहीं है, अगर वो न्यूट्रल सल्यूट है तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट होगा उनका। वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर भी सिंपल डिफ्यूजन की तरह मूवमेंट होगा, उसका देखने को मिलेगा। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय द डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर को हम इस सिंपल डिफ्यूजन ना कह के हम उनको बोलेंगे ऑस्मोसिस, क्योंकि इनका डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर हमने देखा था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी प्रेजेंट थे, तो नॉन पोलर भी हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर से पास ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए उनके पास कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल का, ठीक है। इसमें एनर्जी की ज़रूरत या एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जब होता है तो उसमें सिर्फ कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो पोलर मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिपिड से पास कर जाएंगे। अब कुछ आयनिक मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो ग्रेडियंट क्या बोला, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई टू लो, तो ये अगेंस्ट मतलब उसके अपोजिट, मतलब लो टू हाई मूवमेंट भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा फिर, और इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम और पोटेशियम पंप जैसे है, उसमें सोडियम पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसमें एटीपी की यूटिलाइजेशन होता है और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं ये। नेक्स्ट वी विल सी सेल वॉल। सेल वॉल हमें पता है ये सिर्फ प्लांट में देखने को मिलता है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन है जो दोनों में देखने को मिलता है, इसलिए अभी हम कॉमनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख के आए। एज यू मे रिकॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर है और लिविंग नहीं होता। ये आउटर पार्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड प्रेजेंट होता है ये सेल वॉल, और ये सिर्फ फंजाई और प्लांट में ही देखने को मिलता है। फंजाई और प्लांट में सेल वॉल देखने को मिलता है जो आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड देखने को मिलते हैं। और दूसरा ये नॉन लिविंग होते हैं। सेल वॉल जो होते हैं ये नॉट ओनली गिव द शेप टू द सेल बट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। It also help in cell-to-cell connection interaction and provide barrier to undesirable macromolecules। तो सेल वॉल जो है वो शेप तो प्रोवाइड करता ही है, उसके साथ साथ क्या करता है, वो प्रोटेक्शन भी देता है। सेल वॉल की तरह सेल वॉल की वजह से किसी भी सेल को स्ट्रक्चर या शेप मिलता है, एक डेफिनिट शेप मिलता है। उसके अलावा उसको
प्रोटेक्शन मिलता है मैकेनिकल एंड केमिकल डैमेज से, और दो सेल के बीच में इंटरेक्शन भी सेल वॉल के थ्रू होता है, एंड आल्सो प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल। तो हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हुआ, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता, लेकिन सेल वॉल की वजह से ना जो अनडिजायरेबल, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो पास ही नहीं करेगा। ठीक है, ये इम्परमिएबल हो जाएगा कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए, अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए। जैसे अलगे के पास सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे होते, क्या क्या होते हैं। अलगे हमें पता है प्लांट में इंक्लूडेड होता है, तो उसके पास सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलोज। इसके अलावा गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, अलगे की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, इसके बाद गैलेक्टेंस भी प्रेजेंट होते हैं, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट, सारे मिलके अलगे का सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। वाइल द इन प्लांट में सिर्फ सेल्यूलोज देखने को मिलता है या हेमी सेल्यूलोज देखने को मिलता है, पेक्टिन एंड प्रोटीन। तो ये सारे प्लांट में देखने को मिलता है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल्स, प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो अगर प्लांट अगर यंग है, स्मॉल है, छोटा है, अभी वो अपना ग्रोथ कर रहा है, तो उस टाइप से उसका जो प्राइमरी वॉल है वो भी ग्रोथ करता है, विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज अ सेल मैच्योर। तो ये जो प्राइमरी वॉल है वो जैसे वो मैच्योर हो जाएगा प्लांट, तो वो क्या करेगा, वो डिमिनिश, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका प्राइमरी वॉल वो गायब हो जाएगा। सेकेंड, और उसकी जगह पे आ जाएगा सेकेंडरी वॉल देखने को मिलता है ऑन द इनर साइड या टुवर्ड द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। तो प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे सेल मैच्योर होता है तो सेकेंडरी हमें वॉल देखने को मिलता है, जो सेल मेम्ब्रेन के साइड देखने को मिलता है। इसके बाद मिडल लैमेला एक लेयर है जो मेनली कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। ये सारे लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मिडल लैमेला जो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, विच होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो ये क्या होता है, दो डिफरेंट सेल को एक साथ में रखने का काम करता है मिडल लैमेला। इसके बाद सेल वॉल एंड मिडल लैमेला में ट्रांसफर्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, दो नेबरिंग सेल है उनको कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, मान लिया ये प्लांट का सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल वॉल है, ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में ये दो साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन होता है, ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, डेट इज प्लाज्मोडेस्माटा। अब आते हैं मिडल लैमेला क्या होता है। देखो, एक सेल है, सेल वॉल है इसका, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये साइटोप्लाज्म। एक सेल है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या करता है, ये क्या करता है, मिडल लैमेला क्या करता है, दो सेल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये देखो, इनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, जो किसका बनाता है, कैल्शियम एंड कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, ठीक है। ये दोनों को ग्लू करके, मतलब जोड़ के रखता है। तो क्या है, मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला समझ में आया, ये मिडल लैमेला है। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है, ये है प्लाज्मोडेस्माटा, याद रखना। अब हम आगे चलते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स structure and functions, many of these considered as a इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन इंक्लूडेड है, जो ऑर्गेनेल्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। उनके फंक्शन एक दूसरे से समन्वय रखते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये चार ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इनके जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, तो उसका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स।
क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंस फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके फंक्शन क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद अबव द कंपोनेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अलग फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट का अलग और पेरोक्सिसोम्स का अलग, ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये भी ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार इंक्लूडेड है। शुरुआत में अभी वो चारों हम पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है देख लो, यहाँ पे ये सेल ऑर्गेनेल है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जहाँ पे राइबोसोम्स प्रोटीन होगा वहाँ उसको रफ, जहाँ पे यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट है इसलिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसकी स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल का, तो हमें पता चलेगा कि प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम देखेंगे और कैसे कैसे दिखाई देते हैं, वो ट्यूबुलर फॉर्म में दिखाई देते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में होंगे और नेटवर्क बनाए रहेंगे। तो नेटवर्क फॉर्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा उसे ही बोलेंगे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Hence endoplasmic reticulum divides the intercellular space into two distinct compartment। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। पहला ल्यूमिनल, जिसको इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल दैट इज साइटोप्लाज्म। तो एक साइटोप्लाज्म का पार्ट, दूसरा इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से दो पार्ट देखने को मिले, लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल। देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्टेन राइबोसोम, अगर राइबोसोम इस पे अटैच है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अगर राइबोसोम्स है, उस वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाएगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा दिखेगा, वो पहली बात वो प्रोटीन की सिंथेसिस एंड सेक्रेशन करता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस एंड सेक्रेशन का काम करता है। और दे आर एक्सटेंसिवली एंड कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, हाँ हमने देखा था, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास उसके आउटर साइड हमें देखने को मिलता है एक्सटेंशन पार्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कौन सा पार्ट होता है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो अटैच होता है न्यूक्लियस से। द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं जब याद की थी तो मेरे टाइम पे मैंने इस तरह से याद किया था कि जो स्मूथ होता है, स्मूथ कैसा, लिपिड को अगर हम ऐसे टच करेंगे तो कैसा वो स्मूथ लगेगा ना। तो लिपिड जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइड्स हार्मोन लाइक आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टेरॉइड हार्मोन का भी फॉर्मेशन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है और लिपिड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम आते हैं गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को पहली बार एक साइंटिस्ट ने बताया था, जिन्होंने देखा था, दैट इज कैमिलो गोल्गी। 1898 में, इंपॉर्टेंटली याद रखना सन। उन्होंने ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। उन्होंने देखा न्यूक्लियस के जस्ट पास में एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर देखने को मिला। दिस वेर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम। तो ये कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर ही रखा गया, दैट इज गोल्गी बॉडी। तो उनके नाम पे ही इसको रखा गया गोल्गी बॉडी।
दे कंसिस्ट ऑफ, ये कैसे दिखते हैं, ये फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप्ड शैक होते हैं जिसको हम सिस्टर्ने भी कहते हैं, जो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर इसका देखने को मिलता है। और ये एक दूसरे से पैरेलली स्टैक्ड होते हैं, पैरेलली स्टैक्ड होते हैं। देखो यहाँ पे, देखो ये सिस्टर्नी है, देख रहे हो, ये सिस्टर्नी है और ये क्या है, एक दूसरे से पैरेलली स्टैक्ड है। ठीक है, ये एक दूसरे से पैरेलली स्टैक्ड है और इसको ये है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। और ये शैक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे शैक इसमें कुछ भर सकते हैं, ऐसा लग रहा है शैक, है ना। और फिर ये वराइज नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है ये सिस्टर्नी है, तो ये काफ़ी नंबर में देखने को मिलेंगे। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। तो ये जो गोल्जी की सिस्टर्नी है वो न्यूक्लियस के नियर ही अरेंज्ड होते हैं विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स शीट्स और विथ, इसके पास दो दो चीज़ें, दो पार्ट देखने को मिलती हैं, जैसे डिस्टिंक्ट कन्वेक्स, जो कन्वेक्स है वो शीश है और उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस, एंड जो कनकेव है वो ट्रांस है और वो मैच्योरिंग है। तो इस तरह से जो सिस्टर्नी होती है वो टू टाइप्स से हैं। एक तो कैसे हैं, कन्वेक्स शीश जो क्या करती है, फॉर्मेशन करती हैं, कनकेव ट्रांस जो मैच्योरेशन करती हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के साइड ही कंसंट्रेटेड होती रहती हैं। शीश एंड ट्रांस जो होते हैं, फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो शीश और ट्रांस के जो फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट है। ये शीश एंड ट्रांस अलग अलग देखने को हैं, लेकिन ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उनके काम भी अलग अलग होते हैं। गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल। तो गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है, पैकेजिंग का। ये क्या काम करता है, पैकेजिंग करती है मटेरियल का। टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंटरसेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। या तो ये इस सेल के अंदर जाएगा, या तो क्या करेगा, मटेरियल का क्या करेगा, या तो सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा या सेल से उसको बाहर की साइड सिक्रेट करेगा। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ, और मटेरियल का जो गोल्जी अपैरेटस पैकिंग करता है वो किस फॉर्म में पैकिंग करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विथ शीश फेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। पैकिंग मटेरियल है वेसिकल्स, वो बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और फ्यूज होता है और किससे कनेक्टेड हो जाता है, गोल्जी अपैरेटस के कन्वेक्स शीश से वो क्या करता है, फ्यूज हो जाता है और जब वो मूव करता है टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज, दैट इज कन्वेक्स पार्ट पे वो मूव करता है। दिस एक्सप्लेन वाई गोल्जी अपैरेटस रिमेन इन द क्लोज एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इससे हमें पता चलता है कि गोल्जी अपैरेटस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक होता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक क्यों होता है, क्यों उसके एकदम नियर होता है, क्योंकि हमें पता है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसकी क्या होती है, पैकिंग होती है, जो पैकेजिंग होती है या जो ये वेसिकल का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और फिर क्या हो गया, वो अटैच हो जाएंगी फॉर्मिंग फेज से। ठीक है, फॉर्मिंग फेज, गोल्जी अपैरेटस के फॉर्मिंग फेज से अटैच हो जाएंगे। अब वहाँ से वो जब फॉर्म हो जाएगा, मटेरियल का फॉर्म हो गया, पैकेजिंग हो गया, तो उसके मैच्योरेशन के लिए उसको भेजेंगे कनकेव ट्रांस के पास, कनकेव ट्रांस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। और वाई द, इसीलिए बोला गया कि इसीलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो नज़दीक होते हैं गोल्जी अपैरेटस। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ये हमें पता है, ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वहाँ उसका मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी अपैरेटस बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट ट्रांसफेस। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके रफ पार्ट से जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है, गोल्जी अपैरेटस के सिस्टर्ने में। फिर इसके बाद ये जाता है ट्रांसफेस के पास, ट्रांसफेस में उसका फिर मैच्योरेशन हो जाता है। तो गोल्जी अपैरेटस इज इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स।
तो एक्चुअली में गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है? गोल्जी अपैरेटस का काम है फॉर्मेशन करना एंड उसका मैच्योरेशन करना। ठीक है, फॉर्मेशन जो प्रोटीन है बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और वहाँ अटैच होता है वो गोल्जी अपैरेटस सिस फॉर्म में। और इस जो सिस फॉर्म है वहाँ पे क्या बनता है, फॉर्मेशन होता है, वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है और फिर इसके बाद वो ट्रांसफेज से पे आ जाती हैं, वो जो प्रोटीन है ट्रांसफेज पे आ जाती है, वहाँ पे उसका मैच्योरेशन हो जाता है। तो गोल्जी अपैरेटस यहाँ पे बोले इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया जाता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीज़ें बनी उसका मॉडिफाइड मैच्योरेशन किया जाता है, फिर बाद में वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द गोल्जी अपैरेटस। जब गोल्जी अपैरेटस में पैकेजिंग हो रही थी मटेरियल की, उस टाइम ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो जो वेसाइकल लाइसोसोमल वेसाइकल होते हैं उनमें उसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो लाइसोसोम्स में एंजाइम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, वो भी कौन से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, दैट इज़ हाइड्रोलेजेस, दैट इज लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेज। ये तीन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेज, एंड ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। और ये तभी एक्टिव होंगे जब एसिडिक पीएच मिलेगा। दिस एंजाइम आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तो इनके पास लिपिड, लाइपेज एंजाइम है तो लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम है तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, और न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो न्यूक्लियेजेस भी इसमें प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वी विल कम टू वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में ये भी प्रेजेंट होता है। सारे ऑर्गेनेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन, इसके पास क्या था, वाटर, शेप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो इसमें क्या होता है, ये वैक्यूल है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, शेप प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का प्रेजेंट होते हैं जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। वैक्यूल आर बाउंड बाय सिंगल, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और ये जो प्लांट सेल में ही ये प्रेजेंट होता है वैक्यूल। ठीक है, और प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम ये कवर किया रहता है, ये ऑक्यूपाई किया रहता है। ठीक है, प्लांट सेल में अगर 90% जो स्पेस है ये वैक्यूल ही ऑक्यूपाई किया रहता है। इन प्लांट टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल की आउटर कवरिंग है, एक सिंगल मेम्ब्रेन है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट का काम क्या है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। वैक्यूल में क्या करता है, ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये टोनोप्लास्ट जो होता है वैक्यूल में, उसके वजह से कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मटेरियल का क्या होता है, या आयन का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है वैक्यूल में। ठीक है, वैक्यूल में तो ये वैक्यूल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है और उसमें और ज़्यादा कंसंट्रेशन डाल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है। Hence their concentration is significantly higher इन द वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म। इसीलिए वैक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म से क्या जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन वाला मटेरियल जा रहा है वैक्यूल में, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है। In amoeba, contractile vacuole is most important for osmoregulation and excretion. तो अमीबा में वैक्यूल दैट इज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करता है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो
ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है और इसमें एक्सक्रीशन का भी काम करता है। बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जैसे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल की तरह काम करता है, ठीक है, इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो ये वैक्यूल जो होता है उसमें प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल की तरह काम करता है। तो अलग अलग एनिमल में या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग काम करता है ये। नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो एक क्वेश्चन याद रखें, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं याद रख लेना। पहला न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा होगा प्लास्टिड, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। बाकी सब क्या होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगी। प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर उस वहीं प्रेजेंट होंगे जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होंगे, चाहे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो चाहे डबल स्ट्रैंड। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, न्यूक्लियस हुआ और क्लोरोप्लास्ट हुआ। तो उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उनमें देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा, उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। इसके लिए डीएनए भाई इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उनमें अगर डीएनए प्रेजेंट है तो उसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ये ट्रिक है। बाकी सब जगह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सिंगली हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, अनलेस स्पेशलिस्ट इनको स्टेन किया जाता है, आर नॉट इजली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप से वो इजली नहीं दिखते, तो उनको स्टेन किया जाता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स वराइड डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो अलग सेल, सभी सेल में अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज आल्सो कंसिडरेबल हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। तो इनकी शेप और साइज में भी काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इनका जो शेप है वो सॉसेज शेप होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं, और ये डायमीटर इनका जो होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, और लेंथ इसकी जो है लेंथ होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ये याद कर लेना, हर लाइन इम्पॉर्टेंट है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन, बोल दिया ना, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विथ इसका आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो जो इनर डिवाइडेड इज लूमन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। तो इसका जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होने की वजह से तो इसके जो ल्यूमन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया, एक आउटर कंपार्टमेंट, दूसरा इनर कंपार्टमेंट। इस दो मेम्ब्रेन की वजह से इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। इनर कंपार्टमेंट में फिल्ड विथ डेंस होमोजेनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इनर जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे मैट्रिक्स देखने को मिला। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल्स। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड्री बनाता है ऑर्गेनेल का जो है लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है, और इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द इनफोल्डिंग कॉल्ड सिस्टर्ने। तो जो क्रिस्टे जो होता है या क्रिस्टा सिंगुलरली बोलते हैं, तो वो किसका बना था, इनर मेम्ब्रेन बाउंड का स्ट्रक्चर बना होता है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है ये इस ऑर्गेनेल की लिमिटिंग प्रोवाइड करता है। जो क्रिस्टे होता है वो मैट्रिक्स के साइड प्रेजेंट होते हैं। द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया, माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। दो मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइमेटिक एसोसिएशन विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, दोनों के पास स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं फॉर फंक्शन के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए इन लोग के पास स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं दोनों मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन के थ्रू हमें पता है कि क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को पावर प्रोवाइड करता है, शक्ति प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स आल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसके मैट्रिक्स पे क्या होता है,
सिंगल सर्कुलर डीएनए, इसीलिए तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और इसके पास कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S होते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स है ना, वैसा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम इसके सेल हम यूकैरियोटिक के सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे राइबोसोम्स हैं उसी की तरह उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम्स हैं। लेकिन अगर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स नहीं बोलेंगे तो वो 80S होगा। प्लास्टिड जो होता है, अब हम देखते हैं प्लास्टिड जो प्लांट में देखने को मिलता है। प्लास्टिड आर फाउंड इन सभी प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। और यूग्लिनॉइड्स हमें पता है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। these are easily observed under the microscope, they are large। तो इनको हम लोग जब माइक्रोस्कोप के देखेंगे तो ये दिखेंगे और ये काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इनके पास पिगमेंट्स भी होते हैं इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। और ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक में हमें अलग अलग कलर भी देखने को मिलता है। और ये कलर ये क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। ये प्लास्टिक जो होते हैं कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। किस बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमें पिगमेंट देखने को मिलते हैं प्लास्टिक में जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये पिगमेंट देखने को मिलते हैं। इनके पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। और ये क्लासिफाइड हो जाते हैं इस कलर के बेसिस पे। इनको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में डिवाइड किया गया। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अच्छा उसको हम बाद में देखे थे। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन वाले पार्ट होते हैं। तो ये इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग फॉर लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमेशा क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है उसको, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। तो क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड जैसे कैरेटीन एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, दैट इज फैट सोल्यूबल होते हैं वो, सॉरी। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ प्लांट येलो, ऑरेंज, रेड। तो यही पार्ट है क्रोमोप्लास्ट ही है जो क्या करता है, प्लांट के जो पार्ट हैं उनको कलर प्रोवाइड करता है, दैट इज येलो, ऑरेंज एंड रेड। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता। इसकी शेप में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, शेप और साइज में। और ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखता है। जैसे अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, याद रखना, ये सारे पॉइंट याद रखना है, दैट इज पोटैटो। इलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल एंड फैट्स एंड एल्यूरोप्लास्ट कंटेन करता है प्रोटीन। तो हम क्लोरोप्लास्ट का आगे पढ़ने से पहले हम उसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो देखो इसके पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये देखो जो एक पार्ट होता है ना, इसको थाइलाकॉइड्स कहते हैं, जो एक पार्ट है गोले का, ये जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको थाइलाकॉइड्स। और बहुत सारे जब एक दूसरे से अटैच हैं तो उसको ग्रेनम एंड स्टोमा लेमेली, जो दो ग्रेनम को जोड़ने का काम स्टोमा लेमेली कर रहा है, ठीक है। इसी अब यही सारा पॉइंट आगे दिया हुआ है, मैं इसको अच्छे से देखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। तो लीफ में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसका लेंस, उसका जो शेप है वो कैसे होते हैं, लेंस शेप के होते हैं या ओवल शेप के, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक, ये सारे शेप के दिखाई देते हैं। और जो इनकी लेंथ है क्लोरोप्लास्ट की वो 5 to 10 माइक्रोमीटर, और उसकी विड्थ जो होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। और इसका जो नंबर है पर सेल्स, जैसे क्लैमिडोमनास है, कैमिडोमनास के पर सेल्स में एक प्रेजेंट होती है। और जो ग्रीन अलगी में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एक मेसोफिल सेल्स में।
मेसोफिल सेल्स के प्रोसेस में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ऑफ द टू इनमें इसमें तो हमने क्या देखा, जब माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लोरोप्लास्ट के जो दो मेम्ब्रेन होते हैं, तो इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमेबल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। तो स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा किसे कहते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है उसने जो स्पेस कवरिंग किया है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थाइलाकॉइड प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो मान स्ट्रोमा क्या है, देखो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन है, आउटर इनर। तो इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जितना भी स्ट्रक्चर रीजन ऑक्युपाई किया गया उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको थाइलाकॉइड्स कहते हैं। थाइलाकॉइड जो एक सिंगल होता है, ठीक है, ये एक थाइलाकॉइड्स है जो मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। थाइलाकॉइड अरेंज इन सैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स। तो जब कॉइन जैसे होता है, कॉइन को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो क्या बना लेते हैं, तो पाइल लाइक स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्राना। तो इसी तरह जो थाइलाकॉइड है एक दूसरे के ऊपर इस तरह होते जाएंगे पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह, तो क्या बना लेंगे, ग्रेनम। तो इस पूरे को क्या बोलती है, ग्रेनम। सिर्फ एक को लिए थे तो उसको बोले थे थाइलाकॉइड। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्टोमा लेमेले। तो एक ग्राना, देखो जैसे दो ग्राना के बीच में जो मेम्ब्रेनस ट्यूबुल स्ट्रक्चर होता है उसको स्ट्रोमा लेमेले। तो दो ग्राना को जोड़ने का काम करता है स्ट्रोमा लेमेले, कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्राना। तो दो डिफरेंट ग्राना को कनेक्ट करने का काम करता है स्ट्रोमा लेमेली। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। तो जो थाइलाकॉइड्स है उसके जो थाइलाकॉइड है इसके अंदर जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है उसके पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा जो हमने देखा था इनर मेम्ब्रेन कवर किया था जो रीजन, तो उसका जो स्ट्रोमा है उसमें बहुत सारे एंजाइम देखने को मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। इट आल्सो कंटेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो इसमें भी क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल सर्कुलर डीएनए देखने को मिला, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने को मिला और राइबोसोम्स देखने को मिला स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है, क्लोरोफिल ए बी, तो ये सब जो पिगमेंट्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थाइलाकॉइड पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर, तो राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट के होते हैं, अगर उसके अंदर जो राइबोसोम्स है वो 70 ईयर्स, अगर साइटोप्लाज्म में जो है वो 80 ईयर्स होंगे। अच्छा, आगे चल के हम फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे कि PS1 और PS2। तो थाइलाकॉइड पे हम देख रहे हैं क्लोरोफिल के पिगमेंट प्रेजेंट हैं। तो जो PS1 और PS2 कहाँ पे होते हैं, थाइलाकॉइड पे क्या होगा, PS2 को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, वो थाइलाकॉइड पे देखने को मिलेगा, और जो डार्क रिएक्शन है वो हमें ग्राना में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, पहली बार ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बाय द जॉर्ज पैलेड 1953 में इन्होंने पहली बार राइबोसोम्स को देखा, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर से। कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक, ये जो राइबोसोम्स है ये कंपोज होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इस दो फॉर्म में ये कंपोज होता है। और ये नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये पहले ही मैंने बता दिया है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 80 ईयर्स, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं 70 ईयर्स। और जो 70 ईयर्स होते हैं किस फॉर्म में रहते हैं,
जो 70 ईयर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 50 और 30 सब यूनिट में रहते हैं। और जो 80 ईयर्स जो हम यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है वो 60 ईयर्स एंड 40 ईयर्स सब यूनिट में देखने को मिलते हैं। और यस का मतलब होता है सिडबर्ग यूनिट्स, जिससे हम सेडिमेशन, जिसे जो स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इनडायरेक्टली मेजर बाय द डेंसिटी एंड साइज। तो ये जो ये सिडबर्ग यूनिट है, इससे हम डेंसिटी और साइज डिटरमाइन करते हैं। 70 ईयर्स एंड 80 ईयर्स राइबोसोम्स आर कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट। हमने देखा 70 का 2 सब यूनिट थे, 80 ईयर्स के भी 2 सब यूनिट थे। ठीक है, अब हम आते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में भी हमने क्या देखा था, साइटोस्केलेटन में भी हमें देखते हैं इनकी वजह से ही क्या होता है, डिवीजन देखने को मिलता है। तो इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली रिफर्ड एज साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इसे कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या करता है, साइटोस्केलेटन किसी भी सेल में करता है फंक्शन, उसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द सेल। तो साइटोस्केलेटन से क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को, और उसकी वजह से मोटिलिटी मिलती है, और इसके वजह से शेप भी मिलता है साइटोस्केलेटन की वजह से। सीलिया एंड फ्लैजेला अब हम देखेंगे। सीलिया को सिंगल सीलम एंड फ्लैजेला को फ्लैजेलम। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का ही ये आउटग्रोथ होता है, सेल मेम्ब्रेन का ही ये सीलिया और फ्लैजेला बना होता है। ठीक है, सीलिया जो होता है स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो वर्क लाइक अ ओर्स एंड काजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल्स और सराउंडिंग द फ्लूइड्स। तो सीलिया जो होता है ये काम कैसे करता है, ये मूवमेंट का काम करता है, या तो सेल का मूवमेंट कराएगा, या तो उसके अंदर जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट कराता है। ठीक है, फ्लैजेला जो होता है वो लॉन्गर होता है, सिलिया जो कि स्मॉल होता है, और इसकी वजह से सेल का मूवमेंट होता है। सिलिया की वजह से क्या होता है, सेल का मूवमेंट होता है, या तो उसके अंदर उसके जो फ्लूइड है उसकी सराउंडिंग उसका मूवमेंट होता है। लेकिन जो फ्लैजेला है उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सेल का मूवमेंट होता है। जो जैसे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, उसके पास फ्लैजेला होता है, जिसकी वजह से क्या करता है वो ये जो फ्लैजेला होता है ना, ये यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ही इसका फ्लैजेला और यूकैरियोटिक का फ्लैजेला डिफरेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है, और ये करता है सेल का मूवमेंट कराता है। सीलिया भी सेल का मूवमेंट ही कराता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी से हम देखते हैं कि सीलिया फ्लैजेला सो दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सीलिया एंड फ्लैजेला जो होते हैं ये भी किससे कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। उनके जो सेंटर वाला पार्ट है उसको एक्सोनिम्स कहते हैं। और इसके बाद पजेस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, और इसके पास नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी लॉन्ग एक्सिस पे। एक्सोनिम्स यूजली हैज़ 9 डबलेट्स। तो एक्सोनिम जो होता है इसके पास होते हैं 9 डबलेट्स होते हैं, रेडली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो एक्सोनिम जो होता है उसके पास 9 पेरिफेरल डबलेट होता है, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान है, जो एक्सोनिम है वो क्या बनाते हैं, उसके पास क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और इस तरह से इनके पास 9 पेरिफेरल, देखो यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरिफेरल डबलेट्स देखने को मिला इनमें, और दो सेंट्रल हमें माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिला, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, तो याद रखना। और ये क्या है, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये दो पेरिफेरल ट्यूब के बीच में जो कनेक्शन है उसको इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। और जो देखो ये इंटर शीथ है, जो रेड है वो सेंट्रल शीथ है, वो क्या है, सेंट्रल शीथ। रेडियल स्पोक क्या होता है, ये देखो रेडियल स्पोक है,
देख रहे हो, ये रेडियल स्पोक जिसके थ्रू ये क्या करता है, अटैच होता है सेंट्रल से, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल से। देखो यहाँ पे देखते हैं तो इनमें क्या देखने को मिला, 9 पेरिफेरल डबलेट देखने को मिलता है जो पेरिफेरली होते हैं, और ये एंड पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेट, और सेंट्रली में भी पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबुल देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनको सिलिया और फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा है, 9+2 याद रखना, क्वेश्चन में पूछा है। सेंट्रल ट्यूबुल आर कनेक्टेड, जो सेंट्रल ट्यूबुल है, सेंट्रल ट्यूबुल जो है कनेक्टेड बाय द ब्रिज एंड और इनक्लोज बाय द, तो सेंट्रल, दो सेंट्रल माइक्रो ट्यूबुल के भी किससे कनेक्टेड है, ब्रिज के थ्रू, और उनके बीच में सेंट्रल सीथ है, सेंट्रल विच इज कनेक्टेड वन ऑफ द ट्यूबुल ऑफ पेरिफेरल डबलेट बाय द रेडियल। तो रेडियल स्पोक जो दिखने को मिला, तो रेडियल स्पोक जो होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, सेंट्रल सीथ से ही तो अटैच हो रहे थे। यहाँ पे देखो ये रेडियल स्पोक है, रेडियल स्पोक अटैच होते हैं ये सेंट्रल सीथ से, और ये है सेंट्रल, ये दो माइक्रो ट्यूबल सेंट्रल माइक्रो ट्यूबुल्स है, और ये है ब्रिज। ठीक है, विच इज कनेक्टेड बाय वन ऑफ द ट्यूबुल ईच पेरिफेरल बाय द रेडियल। तो पेरिफेरल जो माइक्रो ट्यूबुल डबलेट्स हैं वो रेडियल स्पोक के थ्रू किससे कनेक्टेड होता है, सेंट्रल सीथ से। देयर आर 9 रेडियल स्पोक, इस तरह से 9 रेडियल स्पोक्स देखने को मिलेंगे क्योंकि 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं। और जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है लिंकर के थ्रू। एंड सिलिया फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। तो सिलिया फ्लैजेला कहाँ से निकलता है, बेसल बॉडी से इमर्ज हुआ है, या तो उसको बोले सेंट्रियोल। तो बेसल बॉडी से सिलियन फ्लैजेला निकला है, याद रखना, पूरी बुक लाइन में यही बोला है कि देखो, इस पहली बात तो इनका जो सिलियन फ्लैजेला वो कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इनके पास 9 पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं, और जो ये जो दो डबलेट एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटर डबलेट ब्रिज से, और एक पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स हैं या डबलेट्स हैं, और ये दोनों कनेक्टेड हैं सेंट्रल ब्रिज से। रेडियल स्पोक के थ्रू क्या होगा, पेरिफेरल डबलेट अटैच होंगे सेंट्रल सीथ से। ठीक है, पूरा लाइन यही दिया हुआ है। और दोनों भी सिलिया और फ्लैजेला का काम होता है, मूवमेंट का काम करता है, सेल के मूवमेंट का काम करता है, और ये बनते हैं बेसल बॉडी के ही का इमर्जिंग पार्ट है। सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम्स इज ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम्स में क्या होता है, इसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सेंट्रियोल कहते हैं, सराउंडेड बाय द एमार्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। और ये जो सेंट्रोसोम्स है या सेंट्रियोल है, ये क्या होता है, ये कवर्ड होते हैं पेरीसेंट्रियोल मटेरियल से। बोथ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स आर लाई परपेंडिकुलर। तो सेंट्रियोल देखो 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, और दोनों कैसे होते हैं, जैसे एक इस तरह से कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह से 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे एक सेंट्रोसोम में, लाइका कार्टव्हील की तरह। जैसे हम व्हील देखें ना, तो उसमें जो उसके चक्के पे जो व्हील के जैसा स्ट्रक्चर है ना, दैट उसी के फॉर्म में हमें ये देखने को मिलता है। इसमें जो सेंट्रोसोम्स हैं ये कैसे होते हैं, ये भी इनमें भी 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। देखो जो पीछे हम स्ट्रक्चर देखे हैं ना, सिलिया फ्लैजेला सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ पे सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स नहीं होते। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9+0 का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 9 स्पेस्ड पेरिफेरल हमें जैसे वहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट्स देखने को मिला, यहाँ पे पेरिफेरल फाइब्रिल्स देखने को मिलेगा जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। पूछता है कहाँ से किससे बना होता है, तो पेरिफेरल फाइब्रिल्स ये ट्रिपलेट होता है। देखो ऐसा ट्रिपलेट मैं बना नहीं सकती डायग्राम, अदरवाइज मैं बता देती। तो ऐसे तीन मिलके क्या बनाएंगे, एक पेरिफेरल फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये ट्रिपलेट होते हैं। एडजेसेंट ट्रिपलेट आर लिंक्ड, जैसे एडजेसेंट वहाँ पे पेरिफेरल डबलेट कैसे लिंक करते थे, लिंकर की तरह, इसमें भी ऐसे हो लिंकर की तरह लिंक होते हैं। और सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेसस एंड कॉल्ड हब। तो जो सेंट्रल पार्ट होता है तो क्या होगा, सेंट्रल पार्ट जो होता है सेंट्रियोल का जो नज़दीक के पार्ट होते हैं वो प्रोटीनेस के बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हब। तो हब किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। विच आर कनेक्टेड विद ट्यूबुल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पूल। तो हब जो देखो, जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है जो नज़दीक है सेंट्रियोल के, और यहाँ पे ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। फिर ऐसे इस तरह से इनमें भी 9 डबलेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 9 डबलेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 3 पेरिफेरल फाइब्रिल्स देखने को मिले, मतलब मैं बता रही हूँ। अब इस तरह से 9 है जो ये पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। हब जो होते हैं ये भी किससे बने होते हैं, ये भी प्रोटीनेस होते हैं, और जिसके थ्रू ये अटैच हो रहे हैं हब से, ये इसको क्या बोलते हैं, स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। सेंट्रियल फॉर्म ऑफ बेसल बॉडी ऑफ, जो सेंट्रियल होते हैं वो क्या बनाते हैं, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करते, फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलियन फ्लैजेला। तो अभी हम सेंट्रियल क्या फॉर्म करते हैं, सिलियन फ्लैजेला का फॉर्मेशन करते हैं और बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो और जो स्पिंडल, तो एक बात याद रखना, सेंट्रियोल से सिलियन फ्लैजेला बनते हैं और क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर की वजह से सेल डिवीजन देखने को मिलता है एनिमल में, ठीक है। सारा पॉइंट समझ में आया। इनमें जो ये एक चीज़ याद रखना, 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, क्वेश्चन में पूछा है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम में। अब आते हैं हम न्यूक्लियस को पहली बार रॉबर्ट बाउन ने बताया था 1831 में। इस लेटर मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई। तो बेसिक डाई से इसको स्टेन किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा डाई, बेसिक डाई, और इसका नाम दिया गया क्रोमैटिन। न्यूक्लियस की मटेरियल को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। किसने बोला है क्रोमैटिन, फ्लेमिंग। इंटरफेस न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का इंटरफेस पार्ट है, न्यूक्लियस ऑफ सेल्स व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेस में सेल का डिवीज़न नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, जो इंटरफेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हाईली इलेबोरेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। तो इंटरफेस जो न्यूक्लियस होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर देखने को मिलता है, जिसे हम क्रोमैटिन्स कहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और उसके साथ उसके पास स्पेरिकल बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियराई कहते हैं या न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। तो इंटरफेज न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन प्रेजेंट हो जाए जिसको क्रोमैटिन्स कहते हैं। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स के साथ अगर उस वहाँ पे स्पेरिकल बॉडी प्रेजेंट है या इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखने पे क्या पता चलता है, हमें न्यूक्लियस के न्यूक्लियर इन्वेलप देखने को मिलते हैं। तो न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या देखने को मिलता है, ये इसके पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, 2 पैरेलल मेम्ब्रेन होते हैं। द स्पेस बिटवीन कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो हमें न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं और उनके बीच में हमें दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है। वो स्पेस कितना होता है, 10 to 15 नैनोमीटर स्पेस होता है, उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। फॉर्म्स द बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इनकी वजह से क्या, न्यूक्लियस कहाँ था, साइटोप्लाज्म के जस्ट
जस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, मटेरियल ये बैरियर बना देते हैं, न्यूक्लियस क्या बैरियर बना देते हैं कि मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है कि मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स, अगर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो जैसे मान लिया ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर जो होगा इसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स और यहाँ पे जो होगा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो इस इन दोनों के बीच में, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में बैरियर कैसे आए, इस मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये मेम्ब्रेन जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पिछले ही पढ़ के आए। तो न्यूक्लियस के जस्ट उसके प्रॉक्सिमल क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, किससे क्वेश्चन में पूछा है तो पूछ सकता भी है, आगे भी पूछ सकता है। तो जो न्यूक्लियस का आउटर पार्ट मेम्ब्रेन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है से कंटिन्यूअस होता है। और इसके पास क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट। तो वो भी कौन सा रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एट अ नंबर ऑफ प्लेस वेयर न्यूक्लियर इनवेलप आर इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन बाउंड। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर है डबल मेम्ब्रेन है, तो लेकिन वहाँ पे इंटरप्शन देखने को मिला कंटिन्यूअस। उसमें क्या, तो डबल मेम्ब्रेन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होते, वो इंटरप्टेड होते हैं। ठीक है, तो इंटरप्टेड क्यों होते हैं देखो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है देखो ऐसे ऐसे उनमें देखने को मिलेगा, ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। तो इस तरह से उनमें ये, तो यहाँ पे इसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पॉइंट दिखा है। तो इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस हो, एक दूसरे के फ्यूजन से बने हैं ना उनके मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के। दिस न्यूक्लियर, तो वहाँ पे न्यूक्लियर पोर देखने को मिले, और जिसके वजह से पासेस थ्रू द मूवमेंट ऑफ पासपेस थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड तो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस में मूवमेंट, मटेरियल का मूवमेंट हो जाएगा, जैसे आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा हमें। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएंगे देखने को मिलेगा। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। हमें पता है एक सेल्स में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सेल्स हैं जिसमें नंबर ऑफ हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जैसे सम सेल्स आर इवन लाइक द न्यूक्लियस। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट। जो हमारे में जो एरिथ्रोसाइट, हमारी जो आरबीसी है उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और सीव ट्यूब सेल्स जो वस्कुलर प्लांट्स है उसमें, उसके सीव ट्यूब सेल्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलो, जो न्यूक्लियस में मैट्रिक्स है उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलो। तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस जो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और क्रोमेटिन। न्यूक्लियाई क्या है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकली स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के मैट्रिक्स में। यहीं पे क्या होता है, इस न्यूक्लियस में ही क्या होता है, आरएनए की राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, ये न्यूक्लियोलस में ही होती है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली करिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमें पता है राइबोसोमल आरएनए से ही क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस देखने को मिलती है ना। तो न्यूक्लियोलस होगा तो वहाँ पे बहुत सारे आरएनए का प्रोडक्शन होगा, और अल्टीमेटली प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब हम आते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे। अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, हम कुछ भी आगे पढ़ने से पहले मैं क्लियरली तुमसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो ये है क्रोमोसोम्स है।
ठीक है। और यहाँ पे ये इनके बीच में ये एक क्रोमोसोम्स है, इसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। एक क्रोमेटिड ये, दूसरा क्रोमेटिड ये, ठीक है। ये 2 क्रोमेटिड है और क्रोमोसोम एक है। जो क्रोमेटिन पार्ट है ये डीएनए का पार्ट है। क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है। और ये डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो ये क्या बना देता है? ये इस तरह से 2 क्रोमेटिड बना लेता है, लेकिन ये है एक ही क्रोमोसोम्स। याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, ये है एक क्रोमोसोम, इसमें 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए का रेप्लिकेटेड पार्ट है। मेटाफेज प्लेट में देखने को मेटाफेज में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सेंट्रोमियर, एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर देखने को मिलते हैं। इस एक सेंट्रोमियर के थ्रू 2 क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच होते हैं और यहाँ पे 2 काइनेटोकोर देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? याद रखना, ये देखो, इसको भी हम क्रोमोसोम कहेंगे। ये भी एक क्रोमोसोम है और इसको भी एक क्रोमोसोम बोले। दोनों में डिफरेंस समझ लो, अब भी क्लियर कर लो। तो इसको भी एक क्रोमोसोम बोले, इसको भी एक क्रोमोसोम बोले। ऐसा क्यों बोले? दोनों में डिफरेंस है, लेकिन इसलिए बोले क्योंकि ये यहाँ पे ना क्रोमोसोम पे क्या होता है हमें पता है, डीएनए होता है। तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो हमें ऐसा देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। अगर रेप्लिकेशन नहीं है तो वो ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन क्रोमोसोम तो वही है, एक ही है, ठीक है। समझ गए? You may recall that interphase nucleus has loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin. तो हमने देखा इंटरफेज न्यूक्लियस के, जब इंटरफेज देखते हैं तो हमें न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स देखने को मिले जिसे हम क्रोमैटिन कहें, ठीक है। जिसे हम क्या बोले? क्रोमैटिन कहें। हमें सेल डिवीजन में बहुत सारे स्टेजेस देखने को मिलेंगे। तो सेल शो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, तो हमें बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे क्रोमोसोम पे, न्यूक्लियस पे। क्रोमैटिन के पास क्या होता है? डीएनए होता है और सम बेसिक प्रोटीन होता है। क्रोमैटिन के पास क्या होता है? डीएनए एंड प्रोटीन। वो प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। तो एक क्रोमैटिन में डीएनए प्लस प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन में क्या, या तो हिस्टोन प्रोटीन होगा या तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकता है और आरएनए हो सकता है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन। सिंगल ह्यूमन सेल्स आर अप्रॉक्सीमेटली एक सेल का जो होता है उसमें डीएनए कितना होता है? 2 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। डीएनए का जो लेंथ है वो 2 मीटर होता है एक सेल में। और और अमॉन्ग द 46 क्रोमोसोम्स, तो एक सेल्स क्या होता है? एक ही सिंगल ह्यूमन सेल्स का जो डीएनए है वो 46 उसमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। एवरी क्रोमोसोम्स विजिबल इन, जब हम क्रोमोसोम को देखेंगे तो उनमें हमें क्रोमोसोम में हमें एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल्स, जब सेल का डिवीजन होगा तभी हमें क्रोमोसोम विजिबल दिखाई देंगे। इसेंशियल प्राइमरी कंसिस्टेंस या सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ ईच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। तो मैंने क्या कहा? सॉरी, तो ये एक क्रोमोसोम्स है, इनके बीच में एक सेंट्रोमियर है, इन सेंट्रोमियर के बीच एक 2 क्या होंगे? काइनेटोकोर होंगे, जिसके स्ट्रक्चर दैट इज काइनेटोकोर। एक सेंट्रोमियर जो दोनों क्रोमैटिड को जोड़ के रखेगा। सेंट्रोमियर जो होल्ड करता है तो क्रोमैटिड, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम को हम क्लासिफिकेशन किए 4 पार्ट में। तो क्या क्या है? मेटासेंट्रिक, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं वहाँ पे सेंट्रोमियर कहाँ पे होगा? बीच में होगा, एकदम मिडल पार्ट में, जो 2 क्रोमोसोम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सब मेटासेंट्रिक कब होगा? जब मिडल से थोड़ा सा दूर होगा, मिडल से थोड़ा सा अवे होगा सेंट्रोमियर, तो उसको सब मेटासेंट्रिक। तो उसमें एक छोटा एक बड़ा क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम का पार्ट देखने को मिलेगा। असेंट्रिक में हमें क्या, अक्रोसेंट्रिक में क्या देखने को मिलेगा? अगर इसमें देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रोमियर है कहाँ पर होगा? इंड के एकदम क्लोज होगा, मतलब एक काफ़ी लार्ज होगा, एक एकदम छोटा होगा। और टीलोसेंट्रिक में क्या देखने को मिलेगा? एकदम टर्मिनल पार्ट पे हमें सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा। देखो
यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये क्या है, ये मिडल पे सेंट्रोमियर, तो ये मेटासेंट्रिक। ये क्या है, थोड़ा सा, एक बड़ा है एक थोड़ा सा छोटा है, तो ये सब मेटासेंट्रिक। और ये लगभग इंड के लगभग नज़दीक है, एक बहुत ज़्यादा छोटा है एक बहुत ज़्यादा बड़ा, तो ये क्या है एक्रोसेंट्रिक, ये टीलोसेंट्रिक, एकदम इंड पर है। ठीक है, अब हम आते हैं, लास्ट पार्ट हमारा चल रहा है। Sometimes few chromosomes have non-staining secondary constriction as a constant location। तो कुछ क्रोमोसोम्स पे हमें क्या देखने को मिलता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या देते हैं, दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कुछ क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में ये एक माइक्रोबॉडीज जैसे ये मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट, ये मेम्ब्रेन बाउंड और माइन्यूट वेसाइकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। तो जो वेसाइकल्स होते हैं उसमें अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर उसको माइक्रोबॉडीज कहते हैं। इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है एंजाइम्स, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स में। तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, मुझे काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करो, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।